हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। बाबर का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। बाबर सोच भी न सकता था कि वो जो कनात पसंद था, थोड़े में भी शुक्र अदा करता था कि शादी के बाद उसकी नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि पड़ोसन उसकी बीवी को सदके के पैसे देगी और बीवी उसकी खुश होकर कबूल कर लेगी। रोज़ वो उसे सालन भेजेगी और वो खुशी से खाएगी। बाबर से बड़ी बहन और उसका भाई था और वो दोनों शादीशुदा थे। भाभी उसकी शादी अपनी छोटी बहन से करवाना चाहती थी। बाबर छोटे होने के सबब सबसे लाडला था। उसकी माँ भी यही चाहती थी कि वो बड़ी बहू की बहन से शादी कर ले। इस तरह दोनों बहनों को भी फायदा मिलेगा और देवरानियों जिठानियों की लड़ाइयों वाला मसला भी ना होगा। मगर बाबर को भाभी की वो छोटी बहन नापसंद थी। वो बिल्कुल सादा सी, सर पर दुपट्टा लपेटे उसकी तरफ शर्मा शर्मा के मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखा करती थी, क्योंकि उसने भी सुन रखा था कि बाबर की माँ उसे बहू बनाना चाहती है। बाबर के अबू से कहते कि बेटा, शादी सारी जिंदगी का मामला है, इसमें औलाद की पसंद को फौकियत देता हूँ ताकि मेरी औलाद कल को ये ना कहे कि हम पर ज़बरदस्ती की गई है और अब निभाना मुश्किल हो रहा है। मैंने तो बेटी से भी रिश्ता करते वक्त उसकी रजामंदी ले ली थी, जबकि बाबर की माँ कहती कि हमसे तो कभी मर्जी नहीं पूछी जाती थी, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी होती थी, मगर फिर भी कभी कोई मसला ना होता था। औलाद वालदैन की पसंद की लाज रखती थी और खुशी से निभाती थी। बाबर के अब्बू कहते कि अरे बेगम, वो ज़माना और था, अब ज़माना और है। बड़ी बहू घरेलू थी, सारे घर का काम उसी ने संभाल रखा था। अपने दोनों बच्चों की पैदाइश पर वो अपनी छोटी बहन को घर बुला लेती थी और अपने पास रखती थी, और जब कभी उसको छुट्टियां हों तब भी बाबर की भाभी अपनी बहन को घर ले आती थी। बाबर की माँ भी खुश होती कि इसकी भाभी की बहन भाग भाग कर सारे काम करती थी, तो बाबर की माँ से बहुत दुआएं देती थी। भाभी का असल मकसद ही यही था कि किसी तरह से वो अपनी बहन को इस घर की बहू बना सके, जबकि बाबर के अब्बू को भाभी का इस तरह आए दिन जवान बहन को घर लाना पसंद न था। वो बीवी को कहते कि ये लड़कों वाला घर है, मगर उनकी बीवी कहती बड़ी शरीफ लड़की है, आप फिक्र न करें, उसने आज तक कभी हमारे बाबर से बात तक नहीं की। वो घर आती है तो अपने देहान में बहन की मदद करती रहती है और उसके बच्चे संभालती है। बच्चे भी माँ से ज़्यादा उसी से मानूस हैं, इसका इंतज़ार करते रहते हैं। बाबर को तो अपने मोहल्ले की दर्जन की बेटी फ़ायज़ा पसंद थी। फ़ायज़ा बेवा माँ की इकलौती बेटी थी। इसका एक बड़ा सुतीला भाई था जो शादीशुदा था और उसने अपनी सुतीली माँ और बहन को सहारा दिया हुआ था। फ़ायज़ा बाबर के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। बाबर की पड़ोसन होने के नाते वो उसे जानता था, क्योंकि बाबर के घर वाले उसे फ़ायज़ा के घर कपड़े सीने लेने और देने अक्सर भेजते रहते थे। जब वो आता तो फ़ायज़ा की माँ उसे बहुत अहमियत देती और सहन में कुर्सी पर बिठाकर इंतज़ार करने का कहती। इतने में फ़ायज़ा उसे सलाम दुआ करके जूस का ग्लास पकड़ाती। फ़ायज़ा के भाई भाभी भी उसकी इज्जत करते और उसे घर के अंदर बैठाने पर कोई एतराज़ न करते थे, क्योंकि वो इससे शरीफ लड़का समझते थे। फ़ायज़ा भी उससे कॉलेज के बारे में पास स्टूल रखकर बातें करने बैठ जाती और नोट्स वगैरह का लेन देन भी होने लगा। इस तरह उनकी दोस्ती बढ़ती गई। दोनों लोकल कॉलेज जाते थे और बस स्टॉप पर इकट्ठे खड़े होकर बातें करते रहते और एक ही बस में जाते। इस तरह इनकी दोस्ती बढ़ती गई। पूरे कॉलेज में भी इनकी दोस्ती के चर्चे होने लगे, हत्ता के मोहल्ले में भी इनकी दोस्ती के चेमगोइयाँ होने लगी। मगर दोनों को किसी की परवाह न थी, क्योंकि बाबर दर्जन से फ़ायज़ा के रिश्ते की बात कर चुका था और सारी तफसील बता दी थी कि उसकी माँ भाभी की बहन को लाना चाहती हैं, मगर वो फ़ायज़ा को पसंद करता है। इस बारे में उसने अपनी आपा से भी बात की थी और वो भी कह रही थी कि शादी के मामले में ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। मैं अम्मी से बात करूँगी और उन्हें राज़ी करने की कोशिश करूँगी। ये सुनकर फ़ायज़ा की माँ को तसल्ली मिल गई थी कि चलो इस घर की बेटी तो राज़ी है ना। फ़ायज़ा की माँ ने इसका खुफिया निकाह करवाने पर भी राज़ी थी, मगर फ़ायज़ा का भाई इस तरह निकाह पर राज़ी न था। इस वजह से बाबर अपनी बड़ी बहन की मिन्नतें कर रहा था कि तुम अब्बू से भी बात करो। उसने बाबर के अब्बू से भी जब बात की तो वो दुख भरे लहजे में बोले कि बेटी, तुम दोनों की शादियाँ तो मैंने अपनी समझ बूझ के मुताबिक कर दी हैं और वो माशाल्लाह से कामयाब भी हैं, मगर बाबर के मामले में तुम्हारी माँ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। वो कहती हैं कि मैंने इतनी मेहनत से बच्चों को पाला पोसा, और क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं 3 बच्चों में से एक बच्चे की भी शादी अपनी मर्जी से कर सकूं। वो रोने बैठ जाती है और मैं सोचता हूँ कि कहती तो एक लिहाज से ठीक ही है कि माँ जो इतनी दर्द से बच्चा पैदा करती है, पालती है, तो उसको घर के मर्द किसी मामले में भी अपनी मर्जी नहीं करने देते हैं। हमारे मुआशरे में ज़्यादातर मर्दों की तरबियत भी इसी एतबार पर की जाती है कि औरत का काम बस बच्चे पैदा करना और घर संभालना है। ये बात भी ठीक है, औरत का काम यही है, मगर इसकी इतनी सख्त मेहनत के बाद उसे घर के हर मामले में फैसला करते वक्त उसकी राय को भी अहमियत देनी चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए, वरना इसके अपने बच्चे भी इससे प्यार तो करते हैं, मगर वो बाप को बचपन से देखते रहते हैं।
कि माँ की कोई हैसियत नहीं तो वो भी उसे अहमियत नहीं देते। इसको भी आदत पड़ी होती है कि उसने इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है। अगर कभी शौर उसे आ भी जाए तो सिवाय बेइज्जती और लड़ाई के कुछ हासिल नहीं होता। मगर अब मैं इसकी तरफदारी करूँगा और बेटे से भी कहूँगा कि जिधर माँ कहती है उधर ही शादी करो। अगर सख्ती करनी भी पड़ी तो करूँगा। बाबर की बहन ने जब ये सारी बातें बाबर को बताई तो वो गुस्से से बोला, लड़की तक की शादी में भी उन्होंने अपनी मर्जी पूछी, मगर मेरी बारी उन्हें बीवी को खुश करने की याद आ गई। इधर फायजा भी रो रो कर उसे कह रही थी कि मेरे रिश्ते आ रहे हैं, प्लीज़ जल्दी कुछ करो, ऐसा ना हो कि मेरी माँ किसी और को मेरा रिश्ता दे दे। इधर फायजा के भाई ने भी शर्त रख दी कि जब तक बाबर के वालिदैन खुशी से खुद आकर इसका रिश्ता नहीं मांगेंगे वो बाबर से शादी नहीं होने देगा। वैसे भी फायजा के भाई का बाहर जाने का काम हो गया था तो फायजा की माँ ने भी खुद खुफिया दूसरी शादी कर ली थी। जब फायजा के भाई को पता चला कि एक रंडवे चौकीदार से उसकी सौतेली माँ ने शादी कर ली है तो उसने उससे काफ़ी लड़ाई की और घर से नाराज़ होकर बीवी को मैके छोड़कर चला गया। वैसे भी ये घर किराए का था और फायजा की माँ ने अपने सौतेले बेटे से कहा कि तेरा बाप मर चुका है और अब मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और मेरी बेटी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। वो बहुत दुखी दिल के साथ रोता धोता चला गया। फायजा ने भी अपनी माँ की तरफदारी की। अब वो रंडवा चौकीदार जिसकी बीवी फोत हो चुकी थी और बच्चे जवान थे, वो फायजा की माँ के पास आकर रहने लगा। सब उसे बुरा समझते थे। अब फायजा की माँ मोहल्ले में बदनाम हो चुकी थी क्योंकि चौकीदार की ये तीसरी शादी थी। उसने बीवी के मरने के बाद दूसरी शादी की, उसे छोड़ दिया। अब फायजा की माँ से उसकी तीसरी शादी थी। वो शख्स अच्छा आदमी नहीं था और अब फायजा की माँ उसके साथ बाइक पर रोज़ आती जाती। उसको मोहल्ले वाले अच्छा न समझते थे क्योंकि फायजा की माँ का शौहर मरा नहीं था बल्कि उसने उससे तलाक ली हुई थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी। फायजा के भाई ने बाप से नाराज़गी मोल लेकर उन माँ बेटी का साथ दिया था क्योंकि फायजा की माँ ने शौहर के जुल्म और अपनी मजलूमियत की दास्तानें सुनाई थी और वो बाप की दूसरी शादी से नाला था क्योंकि वो मुल्क से बाहर होता था। फिर हकीकत पता चलने पर वो बाप से राज़ी हो गया और माफ़ी मांगी। बाप ने भी उसे माफ़ कर दिया। इसकी दूसरी बीवी बहुत अच्छी थी। उसने उसकी बीवी को पास रख लिया क्योंकि उनकी कोई और औलाद न थी। मगर फायजा के बाप को फायजा की सख्त फिक्र लगी रहती थी। वो उसे कहता कि जब तक तुम इधर थे मुझे फायजा की तरफ से तसल्ली थी और तुम्हारी नाराज़गी की भी परवाह न थी कि बाप बेटा ज़्यादा अरसा नाराज़ नहीं रह सकते, सामने आते हैं तो पिघल जाते हैं। जब फायजा के भाई ने बाबर के रिश्ते मांगने के बारे में बाप को सब बताया तो वह हैरान होकर बोला, बेवकूफ़, तुमने गलती की जो उसके वालिदैन के आने की शर्त रखती। मैं बाबर को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत सुलझा हुआ लड़का है। तुम फ़ौरन दोबारा उससे राब्ता करो और अगर घर वालों से खुफिया निकाह भी करना पड़े तो कर दो। मुझे उम्मीद है कि बाबर उसे निकाह के बाद संभालेगा और उसे नहीं छोड़ेगा और मेरी बेटी एक महफूज हाथों में चली जाएगी। इसकी माँ ने खुद मुझसे तलाक ज़बरदस्ती ली थी और बेटी को भी अपने साथ मिला लिया था, जिसने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया था और मुझे ज़माने भर में बदनाम करने की कोशिश की। और फिर मैंने इस शरीफ और बेवा औरत से शादी कर ली और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मगर फायजा की शादी हो जाए तो मैं मुकम्मल तौर पर पुरसकून हो जाऊँगा। तुम्हें भी अपने पास इसीलिए बुलाने और राज़ी करने की कोशिश ना की कि मेरी बेटी को भाई का सहारा है। वो मेरी शादी से पहले बेवा मशहूर थी तो मैंने तरस खाकर उससे शादी की थी। फिर जब हकीकत खुली तो फायजा पैदा हो चुकी थी और मैं मजबूर हो गया। मेरे साथ होते हुए भी उसने चौकीदार के साथ ताल्लुकात रखे हुए थे। मैं मना करता था मगर वो बास ना आती थी। आखिर उसने तलाक लेकर दम लिया, मगर चौकीदार दूसरी शादी कर चुका था, इसलिए उसने तुमसे घर का खर्चा पूरा करने के लिए अपने साथ मिला लिया। जब चौकीदार ने बीवी को तलाक दे के दोबारा उससे राब्ता किया तो उसने तुम्हें मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया। फायजा माँ को मजलूम समझती है, हालांकि मेरी बेटी बहुत हमदर्द और पुरखलूस दिल की मालिक है। वो माँ से चोरी कभी कभार मुझसे फ़ोन पर बात कर लेती है मगर मिलना ना हो सका। बाबर की माँ ने बाबर को रो रो कर मिन्नतें करके अपनी ममता का वास्ता देकर मनाना शुरू कर दिया कि तुम भाभी की बहन से शादी कर लो। बाप ने भी उसे डांट डपट कर मनाना शुरू कर दिया। अब तो बाबर की बहन ने भी भाई से कहा कि तुम माँ की बद्दुआएं न लो, माँ की बात मान लो, देखना इसी में तुम्हारी बेहतरी हो जाएगी और तुम्हें खुशी मिल जाएगी। इधर फायजा की माँ ने भी उसे कड़ी शर्तें रख दी कि शादी के खर्चे के लिए 5 लाख ला कर दो वरना फायजा को भूल जाओ। बाबर ने देखा कि ना उसके पास 5 लाख रुपए जमा हो सकेंगे, ना वो फायजा से शादी कर सकेगा, इसलिए अपनी बहन की बात पर गौर करते हुए उसने सोचा चलो अपनी माँ की बात मानकर ऊपर वाले को राज़ी करता हूँ, शायद इसी में मुझे खुशी मिल जाए। जब उसने हाँ की तो माँ बहुत खुश हुई और उसे बहुत दुआएं दी। फ़ौरन उसने बहू के घर रिश्ता लेने जाने का इरादा कर लिया और सोचा कि जल्दी से निकाह भी कर लेंगे ताकि काम पक्का हो जाए। बाबर की भाभी बहुत खुश हुई और इन लोगों को फ़ोन करके आने की खुशखबरी सुना दी। जब वो लोग जाने लगे तो बाबर ने नौकरी का बहाना करके साथ जाने से इनकार कर दिया कि नई नई नौकरी लगी है,
इसलिए छुट्टी नहीं कर सकता। और इस वक्त बाबर की माँ ने कहा 2 दिन हम भी सब्र कर जाते हैं और संडे को चले जाते हैं। फिर बाबर कोई बहाना ना कर सकता था। बाबर की बहन ने माँ को समझाया कि पहली बार बाबर को साथ लेकर जाना ज़रूरी नहीं, अभी तो हम जाकर निकाह की बातचीत करेंगे और फिर किसी संडे के दिन निकाह रख देंगे और फिर बाबर को साथ जाने में कोई उज़र नहीं होगा। अभी वो ठीक कह रहा है कि इसकी नई नौकरी है, अगर नौकरी ना होगी तो कल को बीवी को खिलाएगा कहाँ से। बाबर की भाभी बहुत खुश थी और बाबर की माँ उससे भी ज़्यादा खुश थी। बाबर माँ को इतना खुश देखकर हैरान हो रहा था कि क्या उसकी माँ को इस रिश्ते की इतनी शदीद ख्वाहिश थी। बाकी घर वाले भी खुश दिखाई दे रहे थे। इधर फायजा उसे मैसेज पर मैसेज कर रही थी कि किधर मसरूफ़ हो, ना कॉल पिक करते हो ना मैसेज का जवाब देते हो, तुम्हारी फिक्र में मेरी जान पर बनी हुई है। खुदारा जल्दी बताओ कि ऐसी नौकरी में कौन सी मसरूफियत आन पड़ी कि तुम्हारे पास मैसेज का जवाब देने का भी वक्त नहीं। उसे फायजा की याद सताने लगी। वो रोने लगा और वो दोराहे पर खड़ा था। वो फायजा को कैसे बताता कि वो इसकी जगह किसी और को देने वाला है। इतने में उसकी बहन कमरे में आई और उसकी आंखों में आंसू देखकर, उसके हाथ में मोबाइल देखकर समझ गई कि उसे फायजा याद आ रही है। उसने उसको थपकी दी तो वो रोने लगा। बहन ने कहा, भाई अगर माँ को चुना है, उसकी खुशी पूरी करनी है तो फिर इसमें लड़खड़ाना नहीं। फायजा को सब सच बताकर माजरत कर लो ताकि वो तुम्हारे इंतज़ार में बैठी न रहे। अगर उसे किसी और के मुंह से पता चलेगा तो फिर तुम जितनी मर्जी सफाइयाँ तो उसे यकीन नहीं आएगा, इसलिए उसे अपनी मजबूरी बता दो। उम्मीद है कि वो समझ जाएगी। मैं औरत होकर सोचती थी कि हमेशा औरत ही मजबूर होती है, मगर तुम्हें देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि कभी कभी मर्द पे मजबूर हो जाता है। मैं तुम्हें अपना बताती हूँ कि मुझे अपने कॉलेज का एक लड़का पसंद था। मैंने अम्मा को बताया तो अम्मा ने बहुत गलत मतलब निकाला और अब्बू से कहकर मेरी जल्द शादी करवाने के लिए रिश्ता ढूंढने का कहा। हालांकि वो क्लास फेलो कभी मुझसे फालतू बात तक न करता था। हम कॉलेज से फ्री होने वाले थे तो उसने मेरे एक दोस्त के ज़रिए पैगाम भिजवाया और मुझे भी उसकी शराफत पसंद थी। मैंने उसे जवाब दिया कि रिश्ता भेज दो, अगर किस्मत में हुआ तो हो जाएगा। मैंने उसे सिर्फ घर का एड्रेस बताया और फ़ोन नंबर तक न बताया, मगर अम्मा ने उसकी माँ बहन को अब्बू को साफ इनकार कर दिया क्योंकि अब्बू घर न थे और उनकी हल्की फुल्की बेइज्जती भी की। और अब्बू को भी यही बताया कि रिश्ते वाली से कहा था, उसने फजूल रिश्ता भेजा था। मैंने इनकार कर दिया। अब्बू ने कहा, हो सकता है वो अच्छे ही लोग हों, मुझे तो आने देती, मैं तो बेटी को भी हर रिश्ता दिखाकर पसंद करवाऊंगा। तो अम्मा झट बोली कि फायजा को ही तो पसंद आया था। और फिर जब मेरे शौहर का रिश्ता आया तो मैंने कहा, अब जहाँ मर्जी शादी कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो तो चलो शुक्र है कि मुझे एक मिसाली शौहर और ससुराल मिला। मैंने वालिदैन की बात मानकर उन्हें खुशी दी तो मुझे उसका अच्छा अजर मिला। अब मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कोई अफसोस नहीं है, वरना मैं कभी ये जिक्र ज़ुबान पर न लाती। मगर तुम्हें ये बताना मकसद था कि इस वक्त मुझे अम्मा पर बहुत गुस्सा था, मगर अब मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। देखना, तुम माँ की बात मानोगे तो अच्छा अजर पाओगे और फायजा को भूल जाओ और नई ज़िंदगी का सोचो। बाबर ने जवाब दिया, ठीक है आपा, मैं उसे सब कुछ बता कर कह दूंगा कि अब मुझसे वो दोबारा राब्ता न करे। बहन मुतमईन होकर चले गए। सब भाभी की बहन का रिश्ता पक्का करने खुशी खुशी चल पड़े। वो लोग भी बड़ी शिद्दत से उनका इंतज़ार कर रहे थे। सब बहुत खुश थे। बाबर के बारे में बता दिया कि वो छुट्टी नहीं कर सकता है। उन्होंने कोई गिला न किया और इन लोगों की खूब आवभगत की। इनकी इतनी इज्जत अफजाई पर बाबर की माँ बहुत खुश थी और भाभी की बहन पर खूब वारिस सदके जा रही थी। रिश्ता तय हो गया। अब बाबर की माँ बहुत जल्द शादी से पहले निकाह पर जोर देने लगी। तो पास बैठी बाबर की बहन ने माँ को सरगोशी में समझाया कि शादी वाले दिन ही निकाह रखना, वरना खर्चा डबल हो जाएगा। पहले ही आपने जोश में इतना खर्चा कर डाला है। पूरा टोकरा मिठाई का ले आई, अपनी सोने की अंगूठी भी पॉलिश करवा कर ले आई और उससे पहना दी और नया जोड़ा और मेकअप, इतना उस पर खर्चा कर डाला। अब आगे महीना मुश्किल से गुजरेगा। हम कौन सा बहुत अमीर कबीर हैं, वह मुश्किल बचत कर करा के गुजारा किया जाता है। माँ ने बेटी को खशमकी निगाहों से देखते हुए कहा कि तुझे बचत की पड़ी है, ये नहीं सोचती कि कितना बड़ा मरहला हल हो गया है। हम सबकी मुराद बराई है। इन लोगों ने भी तो अपनी हैसियत से बढ़कर हमारे लिए खाने पकाए हैं। बहन और बाबर की भाभी उससे लाए हुए कपड़े वगैरह पहनने को कहकर उसको दुल्हन की तरह तैयार करने लगी। जब वो तैयार होकर आ गई तो उसकी चंद करीबी रिश्तेदार, बाबर की भाभी के खाला मामू, सब अपने अपने मोबाइल से तस्वीरें बना रहे थे। सब ऐसे तैयार हुए थे जैसे शादी पर आए हैं। बच्चे भी चमक धमक वाले कपड़े पहनकर फिर रहे थे। बाबर की बहन अपनी सास की खिदमत में लगी हुई थी। बाबर की बहन की सास अब बहू से पूछ रही थी कि ये लड़की कितना पढ़ी हुई है, तो बाबर की बहन ने दुखी लहजे में बताया कि मिडिल पास है। इसकी सास हैरत से बोली, तेरा भाई तो पढ़ा लिखा है, शक्लो सूरत का भी अच्छा है, ये तो सांवली सी और आम सी नैन नक्श वाली है। तुम्हें अपने भाई के लिए मिली थी क्या? बल्कि इससे बेहतर भी मिल सकती थी। वो जवाब में बोली, अम्मा कहती हैं कि दोनों बहनें एक ही घर में देवरानियाँ जेठानियाँ बन के रहेंगी तो अच्छा रहेगा। बाबर की बहन की सास बोली, बहू एक बात कहूँ, बुरा न मनाना,
तेरी अम्मा को इंसानों की पहचान नहीं है, काफ़ी भोली है, ये लड़की भी काफ़ी तेज तरार लगती है और इसकी माँ भी, बस आगे सब अच्छा हो यही दुआ कर सकते हैं। बाबर की बहन जवाब में आमीन कह के खामोशी से पास से उठ गई कि कहीं उनकी बातें कोई सुन ना ले। बाबर का हौसला न पड़ रहा था कि वो फायजा को कैसे बताकर इसका दिल तोड़े, जबकि उसने उसके साथ मरने जीने की कस्में खा रखी थी। उसने सोचा कल उसे बता दूंगा, घर वाले मंगनी करके वापस तो आ जाएं। जब घर वाले वापस आए तो माँ और भाभी बहुत खुश लग रही थी। भाभी ने जो खाना उसके लिए पैक करके लाए थे वो सब निकालकर ट्रे में सजाकर जब लाई तो वो इतना सारा खाना देखकर हैरान रह गया। काफ़ी पुरतकल्लुफ़ खाना था। उसने भाभी से कहा, भाभी इतना ज़्यादा खाना? वो शौकी से उसे छेड़ते हुए बोली, आखिर तुम दुल्हे साहब हो, खूब पेट भर कर खाओ। बाबर खाना खाने लगा और काफ़ी हैरान था कि इन कंजूस लोगों ने काफ़ी एहतमाम किया हुआ था। इसकी बाजी ट्रे उठाए आई तो उसी वक्त फायजा की कॉल आई। बाबर ने बहन को देखा जो उसे गुस्से से देख रही थी क्योंकि उसके मोबाइल पर फायजा लिखा हुआ था। उसने बहन से शर्मिंदगी से नजरें चुराते हुए कहा कि बस आप ही, आज ये किस्सा ख़त्म कर दूंगा। मैंने सोचा पहले वहाँ बात पक्की हो जाए। बाबर की बहन गुस्से से बोली, जब माँ को और घर वालों को खुशी देने की ठान ली है तो फिर पूरी खुशी दो। देखो मैंने भी ऐसा सोचा था, मगर मैं आज अपनी किस्मत पर रश करती हूँ। देखो भाभी कितना प्यार से तुम्हारे लिए खाना लाई है और कितने अरमान से तुम्हें दुल्हा कह रही थी। सबके जज्बात को समझो। बाबर को सुनाकर वो गुस्से भरे अंदाज में बाहर निकल गई। बाबर ने उसी वक्त फायजा को लंबा चौड़ा मैसेज कर दिया और सब कुछ लिखकर उसे हमेशा के लिए बाय बाय कर दिया और उसका नंबर डिलीट करते हुए दुख से सोचने लगा कि मुझसे गलती हुई है। ये नंबर मैं पहले ही डिलीट कर देता तो आपा के सामने पर्दा रह जाता, वरना वो कह देते कि किसी दोस्त का फ़ोन था। उससे तो वैसे भी उसे सेव करने की ज़रूरत ना थी, वो तो उसे ज़ुबानी भी याद था। मैसेज करके परेशान सा होकर बाहर लेट गया और सोचने लगा कि उसने हाँ तो कर दी है, पर वो इस लड़की से निभाएगा कैसे। उसे तो वो लड़की बहुत चालाक सी लगती थी। जो बाबर की अम्मा देख रही होती थी वो सर पर दुपट्टा लपेटकर सर झुकाकर काम में लग जाती। जब कोई भी ना होता तो बाबर की तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा कर आंखों से रिस्पॉन्स देती रहती, मगर बाबर नज़रअंदाज कर देता कि भाभी की सगी बहन है, इसको घर आने से भी नहीं रोक सकता, इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकता, वरना ऐसी लड़की की तरफ तो एक नज़र देखना तो दूर, एक पल भी उसके साथ गुजारना मुश्किल लगता। अब वो सारी जिंदगी कैसे उसे बर्दाश्त करेगा, और बहुत बेबसी से सारी रात रोता तड़पता रहा। फायजा को खोने का उसे बहुत दुख था। जब आधी रात का वक्त था उसे फायजा की माँ की रोते हुए कॉल आई कि फायजा ने अपनी कलाई काट ली है और मैं तुम्हारे चौकीदार अंकल उसे बड़ी मुश्किल से बाइक पर अस्पताल लाए हैं, और डॉक्टर अभी तो कह रहे हैं कि अगर खून मिल गया तो बच जाएगी। तुम्हारा खून मैच करता है, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। बाबर के उसान खता हो गए। उसने हिम्मत करके अकल से काम लिया कि घर वालों को बताया तो हो सकता है वो जाने ही ना दे। उसने चुपके से बगैर आवाज़ के एक बाइक निकाला और गेट खोला। इसके पास गेट की चाबी भी मौजूद रहती थी। बहुत आहिस्ता बाहर निकलकर घर से ज़रा फासले पर जाकर बाइक स्टार्ट की और कुत्तों के भौंकने से बचता बचाता तेज़ी से बाइक चलाता फायजा की माँ के बताए हुए हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर सख्त परेशान थे। जल्दी से उसका खून लिया गया और फायजा की जान बचा ली गई। फायजा बेहोश थी और बाबर की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर उसने ये फैसला कर लिया कि वो फायजा से घर वालों से चोरी निकाह करेगा और घर वालों की पसंद से भी शादी करेगा। वैसे भी इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है। ये सोचकर वो मुतमईन हो गया और अपना फैसला फायजा की माँ को बताया कि वो 5 लाख नहीं दे सकता। वो रोते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी इकलौती बेटी है, मुझे सिर्फ इसकी ज़िंदगी चाहिए, प्लीज़ तुम इससे निकाह कर लो और उससे मेरे पास ही रहने देना। तब बाबर ने उसकी होश में आने का इंतज़ार किया। जब वो होश में आई तो बाबर को सामने पाकर रोने लगी, मगर नकाहत से उससे बोला भी न जा रहा था। तब बाबर ने उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देते हुए कहा कि वो तुमसे निकाह पहले करेगा, बाद में घर वालों की मर्जी से, क्योंकि वो घर वालों की बात मानने पर मजबूर है। तब फायजा ने इशारे से हाँ कर दी। तब बाबर उसे इजाज़त लेकर घर की तरफ चल पड़ा। फजर की अज़ानें हो रही थी। वो फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद चला गया और बहुत गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगा कि वो 2 कश्तियों में सवार नहीं होना चाहता और ना ही बेइंसाफ़ी करके गुनाहगार होना चाहता है। या अल्लाह उसे गुनाहगार होने से बचा ले। बाबर के अबू उठे और बगैर ध्यान दिए मस्जिद चले आए तो वहाँ पर बाबर को मस्जिद में पाकर खुश हुए, क्योंकि वो मस्जिद जाने में सुस्ती करता था। बाबर ने भी उन्हें देख लिया। दोनों जब घर एक साथ वापस आए तो बाबर की अम्मा ने हैरत से कहा, अरे मेरा शहजादा भी मस्जिद गया था, और खुश होकर उसका माथा चूमा। बाबर की माँ मंगनी करके हर वक्त बहू से बाबर की शादी की बातें करती रहती थी। वो भी खुशी से इस टॉपिक को छेड़ देती थी। शादी वाले दिन निकाह करने पर बाबर की माँ राज़ी हो चुकी थी, क्योंकि इस महीने उसके घर का बजट मंगनी की वजह से ख़राब हो चुका था। दूसरे दिन जब बाबर फायजा के घर गया तो उसकी माँ ने निकाह का बंदोबस्त कर रखा था और फायजा भी निकाहत की हालत में सही तरह से बोल भी ना पा रही थी।
बाबर ने निकाह किया और जल्दी घर आ गया कि देर से घर आने पर घर वाले शक न करें। और इस तरह फायजा बहुत खुश थी। उसकी मजबूरियां समझती थी, इसलिए खुशी से जाने की इजाज़त दे दी। बाबर की माँ बाबर की मंगनी के बाद रोज़ इधर से बहू कहकर फ़ोन करती और बाबर के मंगेतर से दुआ सलाम करती। बाबर की भाभी भी बहुत खुशी से बातें करवाती। अब बाबर की माँ कुछ मीठा फीका पकाती तो बाबर के ससुराल बहू को स्पेशल देकर भेजती कि जाओ मेरी होने वाली बहू को देकर आओ। अब बाबर की माँ बाबर की नौकरी लग जाने से थोड़ी थोड़ी शादी की शॉपिंग भी करने लगी थी और बहू को भी शॉपिंग के लिए भेजती कि तुझे ज़्यादा पता है कि तेरी बहन को क्या पसंद है। बाबर अब चोरी छुपे फायजा से मिलने जाता था। वो बहुत खुश होती। उसकी माँ उसे कहती कि उसका जेब खर्च दिया करो, तो बाबर अपनी तनख्वाह में से फायजा को जेब खर्च देने लगा और घर वालों को अपनी तनख्वाह कम बताता ताकि फायजा को भी दे सके। बाबर की भाभी ने अपनी बहन की जल्दी शादी करवाने और उससे जल्दी अपने घर लाने के लिए अपना जेवर तक शादी पर देने की ऑफर कर दी। और बाबर की माँ कहती अब तो जल्दी शादी करने में मसला ही नहीं रहा, सारा मसला ही जेवर का था। बाबर की माँ ने बहू से कहा कि इनको बोलो हम जल्द शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। बाबर की माँ ने महसूस किया कि उसकी बड़ी बहू अब पहले जैसे जोश और वलवले से अपने मैके की बातें नहीं करती। अगर फ़ोन करने का भी कहती तो वो बहाना बनाती कि कभी वो घर पर नहीं है तो कभी बैलेंस नहीं है, और बहुत परेशान और खोई खोई सी रहती। अक्सर फ़ोन पर किसी से आहिस्ता आहिस्ता लड़ रही होती। ये वक़्त तब खुला जब बाबर का बड़ा भाई अपनी बीवी पर गुस्से से चिल्लाने लगा कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों ना बताई। अम्मा और बाबर समेत इसके अब्बा भागे उनके कमरे में पहुंचे तो उसने बताया कि इसके मैके वालों ने इसकी बहन का निकाह कहीं और कर दिया है। लड़का दुबई होता है और भाभी को इल्म था, वो मना करती थी, मगर बाबर के भाई ने भाभी को गुस्सा दिखाया। सास ने भी काफ़ी बवेला मचाया और उसे घर से निकाल दिया और बच्चों समेत मैके छोड़ आया। वो रोती रही। इधर बाबर के अब्बू की डेथ हो गई थी तो उसे वापस ले आए कि इसके बगैर गुजारा न था। इसने भी शुक्र किया क्योंकि बच्चे अपने घर वालों के बगैर उदास थे। अब बाबर ने सोचा कि अम्मा को बता दूं कि मैंने फायजा से निकाह किया है। जब उसने बताया तो अम्मा तो चुप हो गई, मगर बड़े भाई ने कहा कि तुमने अपनी मनमानी की है। शायद उन्हें तुम्हारे और फायजा के रिश्ते का पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने बेटी की शादी कर दी। मैंने बिला वजह बीवी पर अताब लाया और अब्बू भी तुम्हारे गम से मर गए, इसलिए अब बीवी को लेकर अलग रहो, इस घर में उससे नहीं ला सकते। अम्मा भी मजबूर थी कि बेटे को छोड़कर कहाँ जाती, भूखी मरती। वो फायजा के पास गया और सास से बोला कि ये मामला है। सास से पहले चौकीदार ने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकता, तुम बीवी को लेकर अलग रहो। उसने इस मोहल्ले को छोड़कर दूसरे मोहल्ले में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। जमा पूंजी भी लग चुकी थी। अम्मा ने भी चुपके से उसे कुछ रकम पकड़ा दी थी। बहन ने भी रोते हुए उसे कहा था कि अब अलग रहने में ही भलाई है। फायजा की माँ अब शोहर के आगे बेबस थी, बेटी को साथ नहीं रख सकती थी। इसके अलावा अब उसका भी कोई सहारा न था। बाबर बहुत परेशान रहने लगा। सब अपने छुट गए। बाद से ऑफिस में लड़ाई हो गई और नौकरी चली गई। नौबत फाको तक जा पहुंची। अब फायजा को पड़ोसन रोज सालन भेजती तो वो बाबर को खाने न देती, कहती इसे औरतें खाती हैं। फ़ोन पर भी देर तक लगी रहती। अब पैसे भी इसके पास काफ़ी होते थे। बाबर पूछता तो कहती पड़ोसन ने सदके के दिए हैं। बाबर को बहुत दुख होता। नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता, मगर बगैर रिश्वत और सिफारिश के उसे नौकरी न मिलती। एक दिन उसे शक हुआ और तजस्सुस के मारे बाबर ने पड़ोसन का दिया हुआ सालन चुपके से खा लिया तो इसका सर चकराने लगा और सुस्त होने लगा और इधर ही सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने फायजा से पूछा कि सालन में क्या था, तो वो रोते हुए बताने लगी कि पड़ोसन नशा बेचती थी, मुझे सालन भेजती और कहती पड़ोस में दे आओ, फिर कमाल देखना, और मुझे इस काम के पैसे भी देती। मगर पड़ोस में किसी को शक हो गया और मैंने भी कहा कि मुझे पड़ोसन देती है और इंक्वायरी पर उसका सबूत मिल गया। मुझे तुम्हारी वजह से छोड़ दिया गया कि बहुत शरीफ लड़का है, वो न खुद ऐसा काम कर सकता है न बीवी को करने दे सकता है। मोहल्ले वालों ने गवाही दी और मेरी जान छूटी। वो रोते हुए बोली मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती न थी, वरना ऐसा कभी न करती। और तुम्हारे बड़े भाई का फ़ोन आया था कि उन्होंने तुम्हारे लिए किसी अच्छी नौकरी का बंदोबस्त किया है, अब वो हमें अपने साथ रखने पर तैयार हैं। बाबर सुनकर खुश हो गया। बाबर अपने घर शिफ्ट हो गया। नौकरी बहुत अच्छी थी। अम्मा बहुत खुश थी। बहन भी मिलने आई थी। बाबर की भाभी के साथ फायजा बहुत सलूक से रहती, उसके बच्चों से बहुत प्यार करती, उनका ख्याल रखती। वो भी इसके साथ खुश रहते। अम्मा मुतमईन थी कि बाबर की बीवी सबकी बहुत खिदमत करती थी। बाबर की भाभी सोचती कि फायजा तो बहुत मुखलिस लड़की है, इसकी बहन से भी ज़्यादा अच्छी है। इसकी बहन से वो जितना काम कहती बस वो वही करती, बच्चों पर भी ज़्यादा ध्यान न देती। उसे हर वक्त बाबर की पड़ी रहती थी और अब बाबर से खुशी से मंगनी तोड़कर दौलत के लिए शादीशुदा बूढ़े शख्स से शादी करने पर राज़ी हो गई और इसकी बात भी न मानी। बाबर का भाई अब बाबर से बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करता। बाबर भी बाप जितनी इज्जत भाई को देता और भाभी को माँ का दर्जा देता। वो भी इससे बहुत प्यार करती और मैके बहुत कम जाती।
बाबर ने तरक्की कर ली, कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी मिली, वो वहाँ शिफ्ट हो गया और ज़बरदस्ती भाई भाभी को भी शिफ्ट करवाया। अम्मा भी फोत हो चुकी थी और अब बड़ा भाई भी दिल के अटैक से मर गया, तो बाबा ने भाभी और बच्चों की जिम्मेदारी उठा ली। फायजा की अपनी औलाद ना हो सके, दोनों ने भाभी के बच्चों पर अपना प्यार लुटाया, इनको मोहब्बत से पालने लगे, इनको अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। बाबर की भाभी भी इन दोनों को दुआएं देती न थकती थी, क्योंकि शोहर की वफात के बाद इसके मैके वालों ने भी उसको ना पूछा। बहन अमीर होते हुए भी कभी मदद की ऑफर तक न करती। 15 साल बाद फायजा का बेटा पैदा हुआ और बाबर बहुत खुश हुआ। दोनों यही कहते कि हमारा तीसरा बच्चा पैदा हुआ है। भाई के दोनों बच्चों से भी बहुत प्यार करते, फ़र्क न करते। और दिन ब दिन बाबर तरक्की करता जा रहा था और अब वो अमीरों में शुमार होता था। वो यही कहता कि ये सब इन यतीम बच्चों के सर पर शफकत का हाथ रखने से हुआ है, इनके तुफैल मुझे मिल रहा है। फायजा भी हाँ में हाँ मिलाती। भाभी इनके बच्चे को दादी की तरह प्यार करती। भाभी के बच्चे पढ़ लिख कर आला ओहदों पर लगे और वो फायजा और बाबर को वालिदैन का दर्जा देते, बाबर की कदर करते, उनके बच्चे पर जान छिड़कते। फायजा और बाबर मुतमईन जिंदगी गुजारने लगे। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।